एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जब मैंने अपनी पत्नी का मोबाइल पुलिस वाले को दिया और कहा कि इसमें से सारा डिटेल निकाल कर मुझे बताओ, इसमें जितने अननोन नंबर हैं किसके हैं और किसके नाम हैं। ये काम बड़ी राजदारी के साथ करना है क्योंकि मेरी पत्नी की इज्जत का सवाल है और मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता। बस मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर मेरी पत्नी गलत है तो उसकी सज़ा उसको कानून ज़रूर देगी। अगर वह मजबूरी में ये सब कर रही है तो मुझे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचना है जो इस काम में शामिल हैं। तब पुलिस वाले ने उसको एक ऐसी तरकीब बताई और कहा कि तुम एक चूहा की मदद से अपनी पत्नी की वे सारी सच्चाई जान सकते हो और तुम्हें इसमें ज़्यादा लोगों को शामिल भी नहीं करना पड़ेगा। तभी मैं अपना सर पकड़कर घर लौटा था और मैं अपने काम पर लग गया था। ये काम इतना आसान नहीं था जितना मैं कहानी में बता रहा हूँ। उस वक़्त तो मेरा दिल ही जानता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। घर आया, सीधे पत्नी के कमरे में गया। आज फिर ये कहानी उस दिन से शुरू हुई। 6 साल के बाद विदेश से अचानक घर वापस आया। पत्नी को उसके आशिक के साथ देखकर हैरान रह गया था और जब मैं अपने बच्चों के पास गया तो वह डर के मारे चिल्ला पड़े, अंकल तो बहुत बुरे हैं, वह तो बहुत मारते हैं। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं कई सालों के बाद अपने घर वापस आ रहा था। ये 8 साल जो मैंने परदेश में बिताए थे, मैं ही जानता था मैंने कितनी मुश्किलों से गुजारे थे। पत्नी और बच्चों के बगैर 8 साल गुजारना था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस था। मैंने पहले सोचा कि अपनी पत्नी को कॉल करके उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन फिर दूसरे ही पल ख्याल आया कि इस बारे में अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दूंगा। नहीं, सिर्फ अपने एक दोस्त को बता रखा था और वो मेरा जिगरी दोस्त था। उसने मेरा बहुत साथ दिया था। जब मैंने उसे अपने आने का खबर दिया तो वो मेरी बात सुनकर कुछ पलों के लिए परेशान हो गया और बेचैनी से मुझे कहने लगा, तुम आज रात अपने घर वापस नहीं आओगे, बल्कि आज रात तुम मेरे पास ही रुकोगे। इस बात से मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। फिर मैंने उसे कहा कि फिर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। आज मैं बस किसी तरह अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं तेरी बेचैनी अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तूने एक एक पल ये साल किस तरह बिताए हैं, लेकिन तेरे लिए अच्छा यही है कि तू आज रात मेरे घर पर ही रुक जा। काफ़ी देर तक हम दोनों में बहस होती रही। मैं उसकी बात मानने के लिए राज़ी नहीं हो सका था। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मुझसे कहने लगा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो उसके जिम्मेदार मुझे न ठहराना। मैं उससे परेशान होकर कहा कि तू इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुझे मजबूत रहने के लिए कह रहा हूँ। ये कहकर उसने कॉल काट दी। मेरी शाम की 6 बजे की फ़्लाइट थी और 3 घंटे का सफ़र था। करीब 9:30 में मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा था। मेरा घर यहाँ से करीब 5 घंटे की दूरी पर थी। मुझे अपने घर पहुँचने में काफ़ी देर हो जानी थी। मेरा दोस्त मुझे दोबारा से अपने साथ चलने के लिए राज़ी करने लगा, मगर मैंने भी अपने दिमाग में ये फैसला कर लिया था कि अगर मैं सबसे पहले मिलूंगा तो सिर्फ अपनी पत्नी से ही मिलूंगा। मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसकी गाड़ी लेकर खुद ही ड्राइव करने लगा। उसने मुझे ऑफ़र की थी कि तू थका हुआ है, तू आराम से पीछे लेट जा, गाड़ी में चला लेता हूँ, मगर मैंने उसे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था। मैं जिस गांव में रहता था वह एक छोटा सा गांव था और वहाँ के लोग भी छोटी सोच के लोग थे। मैं अच्छी तरह से जानता था अगर मैं अपने दोस्त को लेकर वहाँ पर चला गया तो वे लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे। कहेंगे कि जवान पत्नी के होते हुए दोस्त को रहने के लिए घर ले आया। बस उन्हीं सारी बातों से बचाने के लिए मैंने अपने दोस्त से माफ़ी मांग ली थी। अब मैं अपनी पत्नी को कॉल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि उस वक्त उसका नंबर बिजी जा रहा था। 12 बज रहे थे। मेरा दिमाग शक के कचहरी में आने लगा। रात के इस पहर आखिर वह किससे बात कर रही है। काफ़ी देर तक मैं कोशिश करता रहा। करीब 1 बजने जा रहा था। उसने मुझे दोबारा से कॉल की। उसकी आवाज़ सुनकर मैं सारी शिकायतें भूल गया। मैंने उससे पूछा कि सब ठीक तो है ना, तुम्हारा नंबर बिजी क्यों जा रहा था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई होगी, मेरी पत्नी ने जल्दी से मना करते हुए कहा। अभी थोड़े टाइम पहले ही उसने मोबाइल चलाना सीखा था और अब शायद खुद को माहिर समझने भी लगी थी। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की और उससे कहा, हो सकता है कि मुझसे ही गलती हुई होगी, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूँ। मैंने अपने अंदर जज्बात भरकर उससे कहा कि मेरी बात सुनकर उसका शब्द भी लड़खड़ाने लगा। मैंने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँ, अभी कुछ देर के बाद तुम्हारे सामने आ जाऊँ तो तुम क्या करोगी। मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी और तुम्हें अपनी मोहब्बत में मदहोश कर दूंगी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पत्नी की बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वे बहुत ज़्यादा बेकरार औरत थी और बहुत ज़्यादा जज्बाती भी थी।
मैं जानता था जब मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगी और अपने आप को मेरे हवाले कर देगी। मैं बस उन्हीं पल का इंतज़ार कर रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर ली। मैं उसके साथ बातें भी कर रहा था जब अचानक ही मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी पत्नी के कमरे में दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने उससे पूछा कौन है, तो वो मेरी बात सुनकर हकला सी गई। कहने लगी, अरे नहीं नहीं, कोई भी तो नहीं, अकेली हूँ मैं। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी है। मुझे लगा जैसे कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। नहीं तो कमरे के अंदर कोई भी तो नहीं है। अचानक ही उसकी सांस तेज हो गई। मुझे उसकी फिक्र होने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। उसने मुझे कहा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं करीब थोड़ी ही देर के बाद आपसे दोबारा बात करती हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया, जबकि मेरा दिल बेचैन हो गया क्योंकि फ़ोन करने से पहले मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी, मेरे पास आओ ना जाने मन। ये आवाज़ किसकी थी? मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। मैंने दोबारा से उसे कॉल की तो उसने कॉल नहीं उठाई। फिर मैं उसे लगातार कॉल मिलाने लगा। काफ़ी देर के बाद उसने कॉल उठाया तो मुझसे माफ़ी करते हुए कहने लगी, माफ़ कीजिएगा, असल में नेट जरा स्लो चल रहा था और नुकुल ने एक डरावना सपना देखा था। वह बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी आवाज़ उस वक्त नशे में चूर थी। उसकी ये आवाज़ मुझे उस वक्त ही सुनने को मिलती थी जब वो मेरे करीब मौजूद होती थी। मुझे शक हो रहा था जैसे अभी वो किसी और के बाहों में, मगर मैं इस बात को अपने दिमाग पर सवार नहीं करना चाहता था। मैं अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था। मैं चाहता था मेरा ये भरोसा कभी भी ना टूटे। इसी वजह से मैं जानबूझकर इस सारी चीज़ों से नज़र चुरा गया था। मैंने उसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, बस मैं थोड़ी ही देर के बाद तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मेरी बात सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मजाक ना करें। ये मजाक आप मुझसे न जाने कितनी बार कर चुके हो। हर बारी मैं आपका इंतज़ार करती थी। इंतज़ार में सुबह हो जाती थी और सुबह आप मुझे ये बताते थे कि आपने मेरे साथ मजाक किया है। वह रोने वाली हो गई थी। उसकी बात सुनकर मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। वह ठीक ही तो कह रही थी। हर बार मैं उससे झूठे दिलासे देता, तसल्लियाँ देता। न जाने क्यों मुझे खुशी महसूस होती थी। जब मुझे ये पता चला था कि वो मेरा इंतज़ार कर रही है, वो मेरे लिए तड़प रही है, बेचैन हो रही है, बस उसी में खुशी महसूस करने के चक्कर में न जाने कितनी बार अपनी पत्नी का दिल दुखा चुका था। इस बार तो बेफिक्र हो जाओ। इस बार मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं मजाक कर रहा हूँ, बल्कि मैं सच कह रहा हूँ। मैं गांव से करीब 2 घंटे की दूरी पर हूँ। 2 घंटे के बाद मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। उसी वक्त मुझे दोबारा से उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसे कहा कि अब कॉल काटने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ बातें करती रहो। वह अपने मुंह से अजीब तरह की आवाज़ निकाल रही थी। वह बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस कर रही थी। उसकी ये बेचैनी देखकर मैं भी बेचैन होने लगा। मुझसे और ज़्यादा बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कॉल काट दिया। अब मैं किसी तरह से अपने घर पहुंचना चाहता था। मैंने गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी। करीब 2 घंटे के बाद मैं अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। असल में मेरा घर बहुत छोटा था और कच्चा भी था। घर 2 कमरों का था, आंगन था, उसके चारों तरफ दीवार थी। 6 साल बाहर रहने के बावजूद भी मैं अपने घर को नहीं बनवा पाया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी, मेरा बाप मरने से पहले मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा गया था, जिसे उतारते उतारते मुझे 6 साल लगे। अब मुझ पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं था और मैं अपने साथ अच्छे खासे पैसे भी लाया था। अब मेरा इरादा यही था, मैं सबसे पहले अपने घर को बनवाना चाहता था, फिर उसके बाद अपने बच्चों को अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना था। मैं जल्दी से आंगन में दाखिल हो गया। दोनों कमरों के दरवाजे ही बंद थे। जब एक कमरे में गया तो अंदर मेरे बच्चे सो रहे थे। बच्चों को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये दोनों 2-2 साल के थे जब मैं यहाँ से गया था। ये दोनों अच्छे खासे बड़े हो गए थे। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी क्योंकि मैं जानता था बड़ा होकर मेरा बाजू बनेगा। इसी वजह से मैं बाहर से जब भी चीज़ें भेजता था अपने बेटे के लिए ही भेजता था। मैंने अपने बेटे के कान में धीरे से बोला, उससे पूछा कि मम्मी कहाँ हैं? अंकल के साथ। ये कहकर वह दोबारा से सो गया, जबकि उसकी बात सुनकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मैंने उसे झकझोर दिया था और उससे पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा? तुम्हारी मम्मी कहाँ पर हैं? पहले तो वह हैरानी से मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर उसने जोर से मुझे गले से लगा लिया और ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा, मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए। मेरी बेटी भी उठ बैठी थी और वह बड़ी हो गई थी, मेरे गले लग गई। मैं उन दोनों को वहीं पर छोड़ा, तेजी से भागता हुआ दूसरे कमरे के दरवाजे तक सामने जाकर खड़ा हो गया। अंदर से मुझे अपनी पत्नी की चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लग रहा था जैसे किसी ने उस पर काबू किया हो और पूरी तरह से उस पर हावी हो गया हो। मैं जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगा। थोड़ी ही देर के बाद चीखों की आवाज़ बंद हो गई।
अब चारों ओर चुप्पी फैल गई थी। मैंने दरवाजे को फिर से बजाया और कहा कि मधु। थोड़ी देर के बाद मधु ने दरवाज़ा खोल दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैंने उसकी मुस्कुराहट को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मैं बेचैनी से पूरे कमरे को नज़र दौड़ाने लगा, मगर उस छोटे से कमरे में किसी के होने का निशान नहीं था। मधु मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, क्या हो गया आपको? क्या ढूंढ रहे हैं? क्या कुछ खो गया है आपका? मैंने गौर से उसके चेहरे को देखा, टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। या फिर उसने झूठ बोलना सीख लिया था। मैंने उसे कहा, कुछ भी नहीं, और अपना सर मसलने लगा। मेरे पास आओ। वो मेरे गले में बाजू डालते हुए कहने लगी, लगता है आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं। चलिए मैं आपकी थकान उतार देती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में नशा उतरा हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे थोड़ी ही देर के बाद वह खुद को मेरे हवाले कर देगी, और अगर मैं उसके मोहब्बत को स्वीकार ना किया तो वह जानबूझकर खुद को मुझ पर हावी कर देगी। मैं भी काफ़ी साल का थका हुआ था, उससे मिलने के लिए बेचैन था। उसके बदन से आती खुशबू को मैं एक एक पल याद कर रहा था। उससे पहले कि मैं सारे हदें पार करता, मेरा बेटा तेजी से कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, पापा मुझे बताओ, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बेटे की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने उसको अपने कलेजे से लगा लिया और उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए वह हर चीज़ लाया हूँ जिसके लिए तुमने मुझे कहा था। बस सुबह होने का इंतज़ार करो। सुबह मैं तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिलहाल मैं आपकी माँ को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अपने बेटे को यह कहकर मैंने दोबारा से अपनी पत्नी की तरफ ध्यान दिया। मैंने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे की कुंडी लगा दी। मैंने एक नज़र अपनी पत्नी को देखा जो घायल नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं तेजी से उसके पास गया, एक हाथ उसके कमर पर डाला और उसको झटके से अपने करीब किया। अब हम दोनों के बीच बिल्कुल भी दूरियां नहीं थी। मेरी सांस और उसकी सांस, दोनों की सांस एक दूसरे में समा रहा था। आप लोगों को पता ही है मैंने इन पलों का कितना इंतजार किया था। मेरी पत्नी ने मेरे सीने पर सर रखते हुए कहा। मैंने उसके सर पर किस किया। उसे कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने इतना साल अपने आप को मेरे लिए बचा कर रखा था। अचानक ही वह नरम पड़ गई। यूँ लग रहा था जैसे उसे मुझे इस तरह की बात की उम्मीद ना हो। उसने मुझसे पीछे होने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे दोबारा से अपनी तरफ खींच लिया। अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर मैं आपकी सारी ख्वाहिश को पूरी करती हूँ और आपकी तन्हाइयों को ख़त्म कर दूंगी। ये कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मैं बिस्तर पर ही बैठा रह गया। मेरा इस वक्त बुरी तरह से सर चकरा रहा था। मैं उसके चेहरे पर साफ पड़ चुका था। मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा कर रही है या फिर मुझे किसी तरह का कोई गलतफहमी हुआ था। काफ़ी देर उसके बारे में सोचता रहा। जो कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था मैं उसका यकीन नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर पहले ही पत्नी के कमरे में आने वाली चीखों की आवाज़ सुनकर मेरा दिल गुस्से से चकराने लगा था। इस सब का यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। इंसान जिस आदमी से मोहब्बत करता हो उस आदमी से बेवफाई की उम्मीद रख नहीं सकता। मगर फिर बाद में जब मेरी पत्नी कमरे से बाहर निकली तब उसके साथ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि पूरे कमरे में किसी का भी निशान तक नहीं था। कोई सबूत कुछ भी मुझे नहीं मिला था जिसके बिना पर मैं अपनी पत्नी पर शक कर सकता या मैं अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा सकता, उसे सज़ा देता। मुझे वहाँ पर लेटे हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी वापस नहीं आई थी। बेचैनी से मेरा बुरा हाल हो गया था। असल में वह बाथरूम घर के पिछले हिस्से की तरफ बना हुआ था। मैं अक्सर अपनी पत्नी को रात के वक्त पीछे अकेले नहीं जाने देता था। दिल में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहा था। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकला और अपनी पत्नी के पीछे ही चला गया। सोचा कि बाथरूम में ही अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लूँगा। जाकर बाथरूम का दरवाज़ा बजाया तो अंदर से अभी भी पत्नी की चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह तड़प रही थी और गहरी गहरी सांस ले रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसकी सांस बहुत बुरी तरह से फूल रही थी। वह चकराती हुई बाथरूम से बाहर निकली। उसकी हालत देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी बात सुनकर उसने तेज़ी से नाम में सिर हिलाया और मुझे कहा, मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। न जाने क्यों मेरा सांस बंद होने लगता है। मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ। मैं उसकी गहरी गहरी सांस लेने को न जाने क्या समझ रहा था। असल में उसकी तबीयत खराब थी। मैंने उसे अपने बाजू में उठा लिया था और कमरे में वापस ले आया था। उसे बिस्तर पर रखा, फिर उसके करीब ही बैठ गया। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मुझसे कहने लगी, माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। मैं उसे कहा, कोई बात नहीं, अब वैसे भी मैं सारी ज़िंदगी यहीं पर रहूँगा।
अब तो मैं तुम्हें किसी भी वक्त अपने काबू में कर लूँगा। फिलहाल तुम अपना ख्याल रखो। उसके शरीर में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा था, जबकि मैं उससे पूरे 6 साल दूर था। मेरा ख्याल था उसको पहले जैसा ही होना चाहिए था, लेकिन उसके शरीर के बदलते हुए आकार देखकर मुझे दोबारा शक करने पर मजबूर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद गहरी नींद में सो गई थी, जबकि मैं कमरे में ही चलने लगा। अचानक ही मेरी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी। उस चीज़ पर गई। उसे देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी ये सब कुछ कर सकती है। मैं तेज़ी से वहाँ गया और उस चीज़ को उठा ली जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था। ये सब कुछ हुआ था। फिर मैं भागता हुआ अपनी पत्नी के पास गया। उसके पहलू में पड़ा हुआ मोबाइल उठाया। असल में उसे मैंने टच वाला मोबाइल लेकर दिया था, वह मुझसे बात कर सके और वीडियो कॉल पर मेरी उससे बात हो सके। मैंने जल्दी से उस मोबाइल को उठाया, लेकिन ये देखकर मायूस हो गया। उस मोबाइल में लॉक लगा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी को ज़ोर ज़ोर से हिलाया और उसे कहा कि मोबाइल का लॉक खोलो। पहले तो मेरी बात सुनकर वह हैरान हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी के असर दिखाई दे रहे थे। वह तेज़ी से ना में सिर हिलाने लगी और मुझसे कहने लगी, मोबाइल का लॉक नहीं खोल सकती। मुझे गुस्सा आ गया। मुझे बहुत हैरानी हुई, उसने मोबाइल के लॉक खोलने के लिए मना क्यों किया। मैंने उससे कहा, आखिर इस मोबाइल में ऐसा क्या है? आखिर तुम लॉक क्यों नहीं खोल सकती हो? इसी वक्त लॉक खोलो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने उसे धमकी दी तो वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने उसे दोनों बाजू से पकड़ा और झकझोरते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरे साथ कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धोखे दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? उसने मेरे सामने हाथ जोड़े। मुझे कहा कि मैं आपको किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं दे रही। जब आप मेरे कमरे में दाखिल हुए थे, बेचैनी से चारों तरफ देख रहे थे, तब मुझे अंदाजा हो गया था कि आप मुझ पर शक करने लगे हैं। मैं अगर चाहती तो उसी वक्त आपका शक दूर कर देती, मगर मैं जानती थी आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे और आप मुझ पर शक करते ही रहोगे। मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप कब मुझसे इस बारे में बात करोगे और कब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। उससे पहले कि वो और ज़्यादा कुछ कहती, मुझे अपने बेटे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागता हुआ उसके कमरे में चला गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था वह नींद में इस तरह डरता है, और ना ही कभी मेरी पत्नी ने मुझे इस बारे में बताया था। मेरा बेटा ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था, कह रहा था, नहीं नहीं ऐसा ना करो। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया और उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उसके पूरे बदन को झटका लगा। जल्दी से होश की दुनिया में आया। फिर मुझे गले लगाते हुए कहने लगा, अंकल बहुत गंदे हैं, अंकल बहुत गंदे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मुझे ये बताया था कि मम्मी अंकल के साथ है। अभी ये बात कर रहा था कि अंकल बहुत गंदे हैं। दाल में ज़रूर कुछ न कुछ तो काला था। मैंने उससे पूछा, आप कौन से अंकल की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वह एकदम चुप हो गया। मैंने एक नज़र अपनी पत्नी पर डाली, जो डरी सहमी बैठी हुई थी। उसका भी यही हाल था। लग रहा था जैसे वह थोड़ी ही देर में चकरा कर बेहोश हो जाएगी। मैं नहीं जानता था मेरे ना रहने पर ऐसा क्या हो जाएगा जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरी पत्नी बेकाबू हो जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ मेरे बच्चे भी खराब होंगे। काफ़ी देर तक वो मेरे गले लगा रहा और मैं उसे थपकी मारता रहा। जब मुझे एहसास हुआ कि वह दोबारा सो गया है, तो मैं उसे सावधानी से चारपाई पर रख दिया। दोबारा अपने कमरे में चला गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने अपना सर दोनों हाथों में रखा हुआ था। मैं जान गया था उसने मोबाइल से जो कुछ भी डिलीट करना था वह डिलीट कर चुकी होगी। मुझे देखकर वह अपनी आंखों में आंसू लिए मुझसे कहने लगी, अगर आपको मेरा मोबाइल चेक करने का इतना शौक है तो ये लीजिए, मेरा मोबाइल चेक कीजिए। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसे कहा, क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है? मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ छुपाना था वह छुपा चुकी होगी। अब मेरा उससे मोबाइल से कोई भी संबंध नहीं। मेरा संबंध सिर्फ और सिर्फ तुमसे है। अब तुम मुझे बताओगी ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं सच कह रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ। आपको सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी हुई है। ये कहकर वह दोबारा से रोने लगी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़कर उसका मोबाइल लेकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वह चिल्लाने लगी और कहने लगी, मेरा मोबाइल मुझे वापस दीजिए। मगर मैंने उसका मोबाइल उसके हवाले नहीं किया। अब मेरा मुंह उस गांव की तरफ था। सुबह के 5:30 हो रहे थे। गर्मियों की सुबह थी। चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। किसी तरह का कोई डर नहीं था। मैं तसल्ली से वहाँ पर जाकर बैठ गया। उसके मोबाइल को चेक करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मैंने उसका सारा डाटा रिकॉर्ड कर लिया। वहाँ पर एक लड़के का मैसेज था जो उससे गंदी गंदी बातें कर रहा था और वह उसकी गंदी तस्वीर भी मांगता रहता था। मुझे यकीन था मेरी पत्नी ने उसे मना कर दिया होगा, लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी की गंदी तस्वीर देखी तो मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मैं सोच भी नहीं सकता था
कि मेरे यहाँ ना रहने पर मेरे पीछे ये सब कुछ कर सकती है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझ पर यह भी राज खुल गया, वह उस लड़के के साथ मिलती रहती है। मैं उस लड़के को देखना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन उस लड़के ने ना अपने बारे में कुछ भी जानकारी मोबाइल में नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि उसने मेरी पत्नी को अपना नाम भी नहीं बताया था। मैं हैरान हो रहा था, कोई ऐसा इंसान जिसने अपना नाम भी ना बताया हो और ना ही अपनी तस्वीर भेजी हो, ये मेरी पत्नी उसके साथ कैसे इतना फ्रैंक हो सकती है। मैंने उसका नंबर खोला और उसके बारे में मैसेज किया। थोड़ी ही देर के बाद उसका मैसेज आया हुआ था, तो वो कह रहा था तुम्हारा पति घर वापस आ गया है। उसका ये मैसेज देखकर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने दोबारा से टाइप किया कि मेरा पति वापस आ गया है, लेकिन अगले दिन वह किसी ज़रूरी काम से शहर भी जा रहा है। तुम रात के 9 बजे मेरे पास चले आना। ये तुमने बहुत अच्छी बात की है। मैं तो तुम्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। जब तक मैं तुमसे ना मिलूं, जब तक मैं तुम्हारे करीब ना जाऊं, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। अब तो मैं बुरी तरह से इस बात से बेचैन हो गया था। मेरे दिन रात बेचैनी में गुजरने लगे। वह लड़का समझ रहा था कि वो मधु से बात कर रहा था, जबकि मैं उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। मुझे लग रहा था मैं उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन मुझे समझदारी से काम लेना था। मुझे पहले उस लड़के की हकीकत से पर्दा उठाना था। काफ़ी देर तक मैं उस लड़के से बातें करता रहा। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह लड़का एक नंबर का फ्रॉड और चालाक इंसान है, जिसने मेरी पत्नी को बहुत चालाकी सिखाई है। उसने मेरी पत्नी को अपने काबू में किया हुआ है। मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। मेरी पत्नी एक बहुत ही समझदार औरत थी। उसे काबू में करना मुश्किल नहीं था, नामुमकिन था। पता नहीं उस आदमी ने मेरी पत्नी को क्या किया था, जो मेरी पत्नी उसके साथ ये सब करने पर राजी हो गई थी। ये तो उसके पास मेरी पत्नी का कोई राज था, या फिर मेरी पत्नी जानबूझकर ही ये सब कुछ कर रही थी। अब मैं ये जानना चाहता था। उसके लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया था। सुबह के वक्त जब मैं घर आया तो मैं बहुत ही नॉर्मल था। मैंने अपनी पत्नी से बात की। मेरा अंदाज़ा देखकर वह खुश हो गई। वह तेज़ी से मेरे पास आई और मेरा बाजू पकड़ते हुए कहने लगी, आपने मुझ पर यकीन कर लिया या अभी तक कुछ सोच रहे हो? इस बात को सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। उसे तसल्ली देते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम पर शक कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे ये महसूस हो गया था, जिस इंसान से मोहब्बत है उस इंसान पर हमें भरोसा भी करना चाहिए। मेरी पत्नी मेरे गले लग गई और रोते हुए कहने लगी कि मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपके बगैर ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मुझे अब कभी छोड़कर मत जाना। वो बेधड़क मेरे गले लग गई। मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। अगर मुझे उसकी हकीकत के बारे में पता ना होता तो शायद मैं उसकी मोहब्बत का यकीन कर लेता। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ मैंने देखा था, वह जो कुछ मैंने सुना था, इस सब के बाद अपनी पत्नी पर यकीन करना मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना था। फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी, थोड़ी ही देर के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद हम दोनों इस घर में बिल्कुल अकेले होंगे। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं आपके सारे ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। ये कहकर उसने गर्दन झुका ली और शर्माने लगी। काफ़ी साल के बाद मैंने उसे शर्माते हुए देखा था। कल रात भी मैं उसके पास गया था, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म नहीं थी। ये बात भी नोट की थी। मुझे हैरानी भी हो रही थी, लेकिन इस वक्त मैं इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, आज तो नहीं, आज तो मुझे एक ज़रूरी काम से घर से बाहर जाना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि रात के वक्त मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। ये कहकर मैं वहाँ से निकल गया। अब तो मेरा अपनी पत्नी के तरफ देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। उसे हाथ लगाना भी तो बहुत दूर की बात थी। उसके चेहरे के बिगड़ते हुए असर को मैंने बहुत अच्छी तरह से भांप लिया था। जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो वह तेज़ी से मेरे पास आई और मेरा बाजू पकड़ते हुए कहने लगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बेचैन करके घर से बाहर कैसे जा सकते हो? आपको अंदाज़ा भी है मैंने इतने साल कितनी मुश्किल से बिताया है। एक एक पल आपके लिए तरसी हूँ। दिल में तो आया कि अभी उसकी पोल उसके सामने खोल कर रख दूँ, लेकिन मैं जा रहा था और उसको ये ड्रामा करके दिखाया था। मैं देखना चाहता था आखिर ये किस हद तक झूठ बोल सकती है और किस हद तक मुझे बेवकूफ़ बना सकती है। मैंने उसे कहा, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन तुम भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी किसी तरह की भी ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ। अभी मुझे बहुत सारे काम को निपटाना है। जब तक मैं वह ज़रूरी काम नहीं निपटा लेता तब तक मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाऊँगा। एक बार मुझे वापस आने दो, फिर उसके बाद जो तुम कहोगी वैसा ही होगा। उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को देखकर एक पल के लिए तो मेरा दिल दुखा था,
लेकिन दूसरे ही पल मुझे उसकी असलियत याद आ गई थी। मैं उसकी तरफ देखे बगैर घर से निकल गया था। अभी मेरा मुंह अपने दोस्त के घर की तरफ था, जो कि दूसरे गांव में ही रहता था। मैंने अपने दोस्त को ये नंबर देना चाहता था क्योंकि वो पुलिस में था। मुझे यकीन था वह इस नंबर की सारी जानकारी को मुझे बताएगा और निकाल कर देगा। जब मैंने उसे ये नंबर दिया तो वह नंबर देखकर दंग रह गया, चुप हो गया। मैंने उसे कहा, यार तुम्हें क्या हो गया है? मैं बस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस नंबर की डिटेल निकालने को कह रहा हूँ, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? उसने मुझे कहा कि पहले मुझे ये बताओ आखिर हुआ क्या है। उसके बारे में तुमको कल ही बता सकता हूँ, फिलहाल तो मुझे उसकी डिटेल निकाल कर दो। मुझे बताओ कि ये किसका नंबर है। मेरी बात सुनकर वह गहरी सोच में पड़ गया। अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था फिलहाल उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जिंदगी में पहली बार मुझे भाव पढ़ने में बड़ी मुश्किल हो रहा था। काफ़ी देर तक वह सोचता रहा, फिर मुझसे कहने लगा, एक रात टाइम चाहिए, एक रात के बाद मैं तुम्हें उसकी डिटेल निकाल कर दूंगा। छोड़ो, तुम रहने दो, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि एक रात के बाद तो मुझे ये सब कुछ पता ही चल जाएगा। ये कहकर मैं उसके करीब ही बैठ गया। मैंने अपना सर झुका लिया था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, इंसान के ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती हैं जिस चीज़ की उसको कभी उम्मीद नहीं होती है। ऐसे में इंसान अपने आप से हारने लगता है। मैंने उसकी इस बात को नज़रअंदाज किया। उसे कहा, अगर तुम्हारी पत्नी कभी भी तुम्हारे साथ धोखा करे तो तुम क्या करोगे? वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मेरी पत्नी कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई क्योंकि एक टाइम था जब मैंने भी यही सोचा था, मेरी पत्नी मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। मगर अभी मेरे ख्याल बदल गए हैं। मैंने उससे कहा कि लड़कियों पर इतना ज़्यादा यकीन करना ठीक नहीं है। फिलहाल यही है कि अपनी पत्नी पर नज़र रखो, ऐसा ना हो कि वह भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। ये कहकर उसके पास से उठ गया। मेरे दोस्त ने कहा, क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है? मैंने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और तेज़ी से हाँ में सिर हिला दिया। मैंने उसे बताया इस बारे में वह किसी को भी ना बताए और ना ही मैंने उससे कुछ छुपाने की कोशिश की, क्योंकि जब मैं उसको नंबर दिया था तो वह बड़ी ज़ोर से चौंका था। मुझे अंदाज़ा हो गया था इस मामले में ये काफ़ी हद तक जानता है, लेकिन वो मुझे इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता। और मैं उन लोगों में से हरगिज़ भी नहीं था जो कि दूसरे लोगों की मिन्नतें करते फिरे और अपने काम के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर हो जाए, बल्कि मेरी गिनती उन लोगों में से होता जो हमेशा अपना काम खुद तलाश कर लेते, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, और फिर काम इतनी मेहनत से दिल लगाकर करते हैं कि कामयाब भी हो जाते हैं। जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी मुंह बनाकर पूरे घर में चक्कर काट रही थी। मुझे देखकर उसने चेहरे पर उदासी ले आई थी, मगर अब मुझे उसके यूं चेहरे उदासी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही मुझे उसकी नाराज़गी की कोई परवाह थी। जब उसने देखा कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा तो वह दोबारा से मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे इतना दूर क्यों जा रहे हो? क्या मुझसे नाराज़ हैं? नहीं यार, मैं तुमसे नाराज़ क्यों हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी में हूँ। मैंने तुम्हें बताया भी है कि सारे काम निपटाने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तसल्ली से तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। ये कहकर मैं दोबारा से अपने मोबाइल में बिजी हो गया। एकदम से उसने मेरे हाथों से मोबाइल खींचा। मुझे उसके ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने उसे अपना मोबाइल लेना चाहा, लेकिन उसने मोबाइल अपने पीछे छुपा लिया था। मुझसे कहने लगी, पहले आप मुझे हकीकत के बारे में बताइए। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। उससे अपना मोबाइल ले लिया। उससे वार्निंग देते हुए कहा, वह ये सब करने की कोशिश ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अपनी पत्नी का व्हाट्सएप मैंने अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लिया था। अब जब भी वो मैसेज करेगा तो मुझे पता चल जाएगा। मैं सुबह से उसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। शाम को करीब 4 बजे उस आदमी का मैसेज आ गया। उसने मेरी पत्नी को कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए रात को 9 बजे आ रहा हूँ। मेरी पत्नी ने भी उसे आने की इजाज़त दे दी। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। यकीनन वो मुझसे बदला लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह अपना कितना बड़ा नुकसान करने वाली है। जब मैं घर वापस गया तो मेरी पत्नी तेज़ी से मेरे पास आई। मुझे यकीन था वो मुझे कहीं भेजने के बारे में बात कर रही होगी, मगर उसके बोलने से पहले ही मैंने कह दिया कि आज रात मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वह बड़ी खुश हो गई। उसने कहा कि आप अपने दोस्त से मिल लीजिए, बाकी सारे काम निपटा दीजिए, फिर उसके बाद हम अपना प्रोग्राम देख लेंगे। उसके दोगलेपन पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था ये औरत इस तरह की हो सकती है। हर बार कोई ऐसी हरकत कर देती है जो मुझे इससे नफरत करने पर मजबूर करती है। रात का मैंने सारा इंतजाम कर लिया था। करीब 1 बजे का टाइम था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरा मुंह अपनी पत्नी के कमरे की तरफ था। मैंने जोर से दरवाज़ा बजाया। अंदर से मुझे अपनी पत्नी की बेबस आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे अब गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि अब मुझे खुशी हो रही थी कि आज उसका सारा भेद खुल जाएगा। मैं उसे धक्के देकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दूंगा।
उसके बाद अपने बच्चों के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होगी। ऐसी गंदी बेहया औरत की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी देर बीत गया था। पत्नी ने दरवाज़ा ना खोला, फिर मैं खुद ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला गया। जब देखा तो मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे देखकर वो परेशान हो गई और मुझसे कहने लगी, आप यहाँ पर कैसे? मैंने समझा था शायद गौरव है। उससे मेरे आने का जरा भी खबर नहीं था। उसे लगा गौरव दरवाज़ा बजा रहा है। गौरव कोई और नहीं, मेरा ही दोस्त था। मैंने उससे पूछा, कमरे में कौन है? मेरी बात सुनकर उसने तेजी में नामे सिर हिलाया। उसके साथ ही मुझे एक जोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी और एक आदमी जल्दी से मेरे अलमारी के नीचे से निकलकर भागा। मैं उस आदमी को तो नहीं जानता था, लेकिन मैंने उसको पूरी तरीके से देख भी लिया था। अलमारी के नीचे मैंने एक चूहा मारने वाली खंजर रखा हुआ था, जो उसके पैरों में घुस गया था और इसी वजह से वह चीख पड़ा और मेरे अलमारी के पीछे से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं उसको पकड़ने में नाकाम रहा। लेकिन वह ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता था, क्योंकि उसके दोनों पैरों में कील घुसी हुई थी। वह बुरी तरह से जख्मी था। उसके 1 घंटे के बाद ही मेरा पुलिस वाला दोस्त उस आदमी को पकड़कर मेरे घर तक ले आया। इधर मैंने अपनी पत्नी से वह सब राज मालूम कर लिया और मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि इसमें सारी गलती सिर्फ मेरी थी। मैंने अपने ऐसे दोस्त पर विश्वास किया जिसने मेरे ही पत्नी पर डाका डाला था। जिसके गाड़ी से मैं घर आया था उसका नाम गौरव था और गौरव मेरे बचपन का दोस्त था और मेरे साथ पढ़ाई करके वह जवान हुआ था और वह हमारे ही तरह पहले गरीब था। अब वह इतने पैसे वाला हो गया था, उसका कोई हिसाब नहीं। पर मैं उसके बारे में ये सब नहीं जानता था कि वह कौन सा काम करता है। उसने मेरी बहुत बार मदद की थी और उसने ही मेरा बाहर जाने का वीज़ा लगवाया था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, वह ये थी ताकि वो मेरी पत्नी पर पूरा हक जमा सके। मैं भी जब विदेश चला गया तो उसी के हवाले अपनी पत्नी को सौंप दिया था। मेरे घर हमेशा आता जाता रहता, मेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। मेरी पत्नी ने पहले इस बात का विरोध किया था। उसने मेरी पत्नी को डरा धमका कर अपने काबू में कर लिया था। और उस दिन जब मैं उस नंबर को दिखाने अपने पुलिस दोस्त के पास गया था और उसने भी ये देखा था यहाँ मेरे पत्नी के पास कई आदमी आते जाते हैं, तभी वो बड़ी तेजी से चौंक गया था। और उस पुलिस वाले दोस्त को गौरव की तलाश थी। गौरव ने कई ऐसे कांड किए थे, पुलिस के नज़रों से बच रहा था। इसी तरह मजबूर औरतों को फंसाकर उसने गलत वीडियो बनवाकर बाजार में बेचता था। आज मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। मेरी पत्नी ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया था। 6 साल की दूरी मेरी पत्नी गौरव के साथ अटैच हो गई थी। जब गौरव ने दूसरे आदमियों को भी भेजना शुरू कर दिया तो इस बात का वह विरोध कर रही थी और लगातार परेशान होती थी। उसने मुझे मारने की धमकी दी थी और मेरे बच्चे को भी मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से मेरी पत्नी ये सब करने पर मजबूर हो गई थी और लगातार वह कई आदमियों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपनी वीडियो गौरव को पकड़ाया करती थी। गौरव उसे महंगे दामों में बेच रहा था और रातों रात ढेरों पैसे कमा रहा था और एक मेरी ही बीवी नहीं, कई मजबूर औरतों को उसने फंसाया हुआ था। अब तो मैं ये सब कुछ जान गया था। मेरी पत्नी मेरे पैरों में गिर गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। इसमें मेरी पत्नी का कोई कसूर नहीं था, सारी गलती मेरी है। मैंने पुलिस वाले के साथ मिलकर गौरव को पकड़वा दिया। गौरव के ऊपर 20 से भी ज़्यादा केस हैं। उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई और वह सारी अश्लील वीडियो को जब्त कर लिया गया। पीछे सिर्फ मेरी पत्नी मौजूद थी। वह बिस्तर पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। आखिर उसे इस तरह मासूमियत दिखाने की क्या ज़रूरत थी और डरने की क्या ज़रूरत थी। वो एक बार मुझसे बात कर लेती, इतना सब कुछ ना हुआ होता। उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। वो मेरे बच्चों की माँ थी और मेरी मोहब्बत थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी भी गलती थी। इसी वजह से मैंने उसे माफ़ करने का फैसला किया। करीब 1 महीना उससे नाराज़ रहने के बाद मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैं अपने साथ जो भी पैसे लाया था, पैसे मैंने एक कारोबार में लगा दिया था। थोड़ी ही साल के बाद वह कारोबार चमक गया और मैं लाखों रुपए कमाने लगा और मैंने अपनी गांव की ज़मीन बेचकर शहर में मकान ले लिया, क्योंकि गांव के लोगों को दबे दबे शब्दों में मेरी पत्नी के बारे में पता चल गया था और मैं नहीं चाहता था मेरी पत्नी की वजह से मेरे बच्चों पर कोई आ जाए। उसने अपनी नादानी में ये सब किया था। अगर वो पहले ही दिन गौरव की हकीकत को बता देती तो उसे ये 6 साल नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि मेरे दूर रहने की वजह से वह गौरव से अटैच हो गई थी। यही सबसे बड़ी गलती थी उसकी, जो गौरव उसके साथ ब्लैकमेल कर रहा था। अब अगर कभी किसी आदमी की नज़र तुम पर बुरी लगे, ज़रूर अपने सगे संबंधी को बताना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। अब मैं अपने बच्चों और पत्नी के साथ एक अच्छे पोस्ट कॉलोनी में रहता हूँ। दोबारा मैंने कभी भी अपने पत्नी और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये दुनिया है और इस दुनिया में हर कदम पर धोखा है। कभी कोई अपनों से धोखा है तो कभी परायों से। हमें हर कदम पर साबित कदम रहना चाहिए और अपने आसपास के हर नज़र को पहचान लेना चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर उठने वाली गलत नज़र
इंसान एक नज़र में ही पहचान लेता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।